साम्राज्यों से चलती थी। आज से बस 100 साल पहले दुनिया का नक्शा कुछ और ही था। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक युद्ध, जिसे हम महान युद्ध कहते हैं, उसने उस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और एक नई दुनिया को जन्म दिया। तो ये देखिए, 1914 में यूरोप कुछ ऐसा दिखता था। ये देशों का नहीं बल्कि बड़े बड़े मल्टी एथनिक साम्राज्यों का महाद्वीप था। जरा ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य पर नजर डालिए या उस विशाल ओटोमन साम्राज्य पर जो सदियों से कायम थे। यही दुनिया के मालिक थे। अब चलिए सिर्फ 5 साल आगे चलते हैं, साल 1919 में, और ये देखिए, नक्शा तो पहचानने में नहीं आ रहा है तो वही महाद्वीप, लेकिन इसकी पूरी शक्ल ही बदल गई है। वो बड़े बड़े साम्राज्य वो बस गायब हो गए हैं और उनकी राख से नए छोटे छोटे देश उभर आए हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया का पूरा नक्शा ही पलट गया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें 1914 के यूरोप में वापस चलना होगा। देखिए, यह साम्राज्यों की दुनिया थी, लेकिन एक ऐसी दुनिया जो सचमुच एक बारूद के ढेर पर बैठी थी। तो देखिए, 1914 का यूरोप ऊपर से भले ही शांत दिखता हो, पर अंदर ही अंदर टेंशन का माहौल था। हर बड़ा साम्राज्य, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या जर्मनी, सबको ज्यादा ताकत चाहिए थी, ज्यादा जमीन चाहिए थी। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हथियारों का जखीरा जमा हो रहा था। और सबसे खतरनाक चीज थी ये गुटबंदी, ये अलायंसेस। एक तरफ थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, जिन्हें ट्रिपल अलायंस कहा गया, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, जो ट्रिपल एंटेंटे में एक साथ थे। इन सब ने एक दूसरे से वादा कर रखा था कि अगर किसी एक पर भी हमला हुआ तो सब मिलकर लड़ेंगे। मतलब ये एक ऐसा जाल था जिसमें पूरा यूरोप उलझने के लिए तैयार बैठा था। अब ऐसे तनाव भरे माहौल में बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी गिरी साराजेवो में। एक ऐसी घटना जिसने एक छोटे से झगड़े को एक महायुद्ध में बदल दिया। हाँ, तो वो चिंगारी थी एक हत्या। 28 जून 1914 साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मार दी गई, और गोली चलाने वाला था एक सर्बियाई राष्ट्रवादी। बस ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे सर्बिया की साजिश मान लिया और उन्हें एक ऐसा अल्टीमेटम थमा दिया जिसे मानना लगभग नामुमकिन था। और जब सर्बिया ने उनकी सारी बातें नहीं मानी, तो ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने जंग का ऐलान कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोला, सर्बिया का दोस्त रूस उसकी मदद के लिए आगे आया। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का साथी था, उसने रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। फिर जर्मनी ने रूस के दोस्त फ्रांस पर हमला करने के लिए एक न्यूट्रल देश बेल्जियम पर धावा बोल दिया। और आखिर में बेल्जियम की रक्षा की कसम खाए बैठे ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मतलब देखते ही देखते पूरा का पूरा महाद्वीप आग की लपटों में घिर गया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सिमट कर नहीं रही, नहीं, क्योंकि ये दुनिया साम्राज्यों की थी, तो उनकी लड़ाई भी ग्लोबल बन गई। ये जंग दुनिया के कोने कोने में लड़ी गई, और अक्सर उन सैनिकों ने लड़ी जो यूरोप के थे भी नहीं। इस जंग का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। 7 करोड़ से ज्यादा सैनिक। इतिहास में इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में इंसानों को जंग के लिए नहीं उतारा गया था। और इस ग्लोबल वॉर एफर्ट में भारत का योगदान बहुत बहुत बड़ा था। करीब 13 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इंडियन आर्मी में वॉलंटियर किया, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मीज में से एक थी। और ये भारतीय सैनिक सिर्फ एक जगह नहीं लड़े, उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम के खूनी वेस्टर्न फ्रंट से लेकर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक, गैलीपोली की मुश्किल लड़ाई से लेकर मिस्र और पूर्वी अफ्रीका तक दुनिया के हर बड़े मोर्चे पर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। उनका असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप खुद ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकनलेक के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, अगर ब्रिटिशों के पास भारतीय सेना नहीं होती तो वे दोनों विश्व युद्धों से नहीं गुजर पाते। ये दिखाता है कि भारत का रोल कितना क्रिटिकल था। अब कहानी में आता है साल 1917, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो साल था जब अमेरिका, जो अब तक इस लड़ाई से दूर था, आखिरकार इसमें कूद पड़ा और उसने जंग का पलड़ा हमेशा के लिए झुका दिया। तो सवाल ये है कि अमेरिका युद्ध में आया क्यों? असल में 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों से अटलांटिक में हर जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें कई अमेरिकी जहाज भी डूब गए।
और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह थी जिम्मरमैन टेलीग्राम। ये एक सीक्रेट कोड वाला मैसेज था जिसमें जर्मनी मेक्सिको को उकसा रहा था कि वो अमेरिका पर हमला कर दे। ये तो एक सीधी सी भी चुनौती थी। इन सीधी धमकियों का जवाब देना जरूरी था और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने युद्ध का नतीजा तय कर दिया। तो युद्ध खत्म हुआ और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस बदलते हुए नक्शे पर। देखते हैं कि कैसे साम्राज्यों का पतन हुआ और यूरोप का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। तो ये देखिए, 1914 और 1919 के नक्शे साइड बाय साइड। फर्क साफ है और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। ये एक भू राजनीतिक भूकंप की तरह था। सदियों से खड़े विशाल साम्राज्य अब बस इतिहास की किताबों का हिस्सा थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से साम्राज्य टूटे और उनकी जगह क्या बना। देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, वो टूटकर ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे नए देशों में बंट गया। उधर रूसी साम्राज्य के पश्चिमी इलाकों से फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे नए देश निकले और जो महान ओटोमन साम्राज्य था वो सिकुड़कर सिर्फ आज का तुर्की बन गया। तो युद्ध तो खत्म हो गया, पर जो शांति आई वो बहुत कमजोर नींव पर टिकी थी। जो वर्साई की संधि हुई, जिसने ऑफिशियली युद्ध को खत्म किया, उसने अनजाने में ही अगले महायुद्ध के बीज बो दिए थे। इस संधि की सबसे विवादित चीज थी इसका आर्टिकल 231, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज यानी युद्ध अपराध खंड भी कहते हैं। इस क्लॉज ने जबरदस्ती जर्मनी से ये कबूल करवाया कि पहले विश्व युद्ध को शुरू करने की सारी जिम्मेदारी अकेले उसी की थी। अब जाहिर है, इस क्लॉज और बाकी सख्त शर्तों की वजह से इसे शांति समझौता कम और बदले की कार्रवाई ज्यादा माना गया। इसने जर्मनी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा और कड़वाहट भर दी। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या जिस युद्ध को सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध कहा गया था, उसने असल में अगले और भी ज्यादा भयानक युद्ध की जमीन तैयार कर दी थी?